Hello everyone, welcome back to Ace English with Pooja and I'm your educator Pooja, and today we are going to explore the second chapter of class 12 English, that is Law Spring, written by Anees Jung. So let's get started. First, Law Spring. In this video we discuss part 1 of Law Spring. So what do you mean by Law Spring? Lost means गुम, खोया हुआ, एंड स्प्रिंग होता है सीजन, ऐसा सीजन जिसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ट्रीज पे नई लीव्स आती हैं, तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग सिंबलाइज करता है होप, न्यू बिगनिंग्स या ब्यूटी को सिंबलाइज करता है, राइट। मगर यहां पर इस चैप्टर में लॉ स्प्रिंग इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहां पर खोया हुआ है बचपन। जिस तरीके से नई उम्मीद, नई बिगनिंग्स होती है, इसी तरीके से चाइल्डहुड, जब बच्चे का बचपन होता है, वो भी एक न्यू बिगनिंग होती है, उनकी एक उम्मीद होती है, होप होती है। और यहाँ लॉ स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बचपन। आई होप आपको टाइटल समझ आ गया होगा चैप्टर का। अब बात करते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। इस कैरेक्टर जो इस चैप्टर का है वो है नरेटर, जो है अनीस जंग, ठीक है। और अनीस जंग जो है ये एक जर्नलिस्ट हैं जो पुअर बच्चों के साथ एम्पैथाइज करती है और उनके बारे में लिखती हैं, ये एक ऑथर है। नेक्स्ट है अदर रैग पिकर्स चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में जो स्टोरी लिखी गई है पार्ट 1 में, वो रैग पिकर्स बच्चों की लिखी हुई है, जो बच्चे रैग पिकिंग करते हैं। रैग पिकर क्या होता है? कूड़ा बीनने वाला, ठीक है। तो साहिब आलम क्या है? मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ठीक है। मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं या आप सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्टोरी बोल सकते हैं। कौन है? साहिब आलम। इसके नाम का मीनिंग क्या है? इसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब दुनिया का मालिक, ठीक है। अब देखो, नाम है दुनिया का मालिक मगर बहुत गरीब है कि ये कूड़ा बीनने का काम करता है। तो पहली आयरनी हो गई यहाँ पर कि आयरॉनिकली इसका नाम जो है वो इसकी रियलिटी से अपोजिट है। तो ड्रीम वर्सेस रियलिटी। दूसरा, ये कहाँ रहता है? ये रहता है स्लम एरिया में। स्लम एरिया कहाँ पर? सीमापुरी। सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी कहाँ है? आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स क्या होता है बच्चे? आउटस्कर्ट्स होता है किसी भी शहर का बाहरी इलाका, ठीक है। तो ये दिल्ली के बाहरी इलाके में जहां पर सीमापुरी है वहां पर रहते हैं, स्लम एरिया में, मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाले एरिया में रहते हैं। आए कहां से है ये आए हैं ढाका से, ठीक है। ढाका जो बांग्लादेश में। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां से क्यों यहां पर आए हैं, क्या करते हैं, और इसकी कंप्लीट डिटेल में अब स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 1 का जो टाइटल है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। तो ये कौन है? आई कौन बोल रहा है कि मुझे मिल जाता है? ये है साहिब आलम, ठीक है। और ये साहिब आलम किससे कहता है ये बात? ये कहता है अनीस जंग से, जो हमारी स्टोरी की नरेटर है। तो पहले स्टोरी स्टार्ट होती है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब ऑथर यानी अनीस जंग जो है वो साहिब और उसके फ्रेंड से मिलती है। कहां मिलती है? उसी के नेबरहुड में, उसी के पड़ोस में, जब ये बच्चे कूड़ा बीन रहे होते हैं, रैग पिकिंग कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, रैग का मतलब होता है कूड़ा और रैग पिकिंग मतलब कूड़ा बीनना, और रैग पिकर कूड़ा बीनने वाला। अब स्टोरी में आगे बताते हैं कि साहिब और उसकी जो फैमिली है, साहिब और उसकी फैमिली वो कहां से आई है? वो ढाका से आई है, जो बांग्लादेश में है। और क्यों आए हैं? क्योंकि उनके जो फील्ड्स थे, उनके जो खेत थे, वो स्टॉर्म यानी तूफानों से क्या हो गए? डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए वो, ठीक है, बर्बाद हो गए। और वो दिल्ली क्यों आए हैं? वो दिल्ली आए हैं इन सर्च ऑफ अ बेटर लिवलीहुड, मतलब अच्छी आजीविका, अच्छी रोजी रोटी कमाने के लिए वो दिल्ली आए हैं। और दिल्ली आकर कहां बस गए हैं वो? दिल्ली आकर वो बसे हैं सीमापुरी में, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, जो एक स्लम एरिया है। और अब जब ये ऑथर जब इनको रैग पिकिंग करते हुए, साहिब और उसके जो दोस्त हैं वो भी रैग पिकर्स ही हैं, जब वो उनको मिलती है तो उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते?
जब उससे क्वेश्चन करती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब क्या आंसर देता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं। इस पर जो हमारी ऑथर है अनीस जंग, वो बहुत एम्बेरेस्ड होती है। उनको लगता है कि मैंने कैसा ये हॉलो सा मतलब खोखला क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो इमीडिएटली बोलती है कि अगर मैं स्कूल ओपन करूंगी तो क्या तुम आओगे? तो इस पर हमारे साहिब आलम जी कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा। कुछ दिन बाद फिर हमारी ऑथर अनीस जंग को साहिब आलम मिलते हैं, और साहिब आलम जैसे ही अनीस जंग को देखते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? अब इस बात के ऊपर अनीस जंग को बहुत ही एम्बेरसमेंट, बहुत शर्म आती है। उनको लगता है कि कैसे हम लोग ना इनसे प्रॉमिस कर देते हैं और ये लोग उस सपने को बुन लेते हैं, कितनी इनके अंदर उम्मीदें जगा देते हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। After months of knowing him, I asked his name. अब जब अनीस जंग काफी महीनों से इन बच्चों को जानती है, क्योंकि वो इनके नेबरहुड से ही रैग पिकिंग करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो वो उससे एक से नाम पूछती है। किसका नाम पूछती है? हिज कौन है यहाँ पे? साहिब आलम। वो साहिब आलम से उसका नाम पूछती है। क्या बोलता है? ही अनाउंसेस साहिब आलम। ठीक है, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और उसको अपने नाम का मतलब बिल्कुल भी मीनिंग नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, he would have a hard time believing it. अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता तो वो बहुत मुश्किल से उसके ऊपर विश्वास कर पाता या बिलीव कर पाता, क्योंकि उसको उसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट है कौन वो? पुअर है, बिल्कुल गरीब है, बेयरफुट रहता है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. अब वो unaware, वो जानता नहीं है कि उसके नाम क्या है, नाम का मीनिंग क्या है। वो क्या करता है? वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। कौन से दोस्त हैं इसके? ये जो रैग पिकिंग करते हैं। An army of barefoot boys. बेटा, army of barefoot boys, आर्मी का मतलब ग्रुप of barefoot boys. barefoot boys मतलब नंगे पांव, जो पैरों में कुछ भी नहीं पहनते। Who appear like the morning birds and disappear at noon. जो सुबह जैसे पक्षी होते हैं ना, सुबह अपने नेस्ट से बाहर जाते हैं और दोपहर तक वापस पहुंच जाते हैं, तो इसी तरीके से ये सुबह तो मॉर्निंग में क्या करते हैं? दिखते हैं, अपीयर हो जाते हैं बर्ड्स की तरह, और दोपहर तक ये गायब हो जाते हैं, मींस अपने घर पर चले जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. अब यहाँ अनीस जंग क्या कहती है हमारी ऑथर कि कई महीनों के बाद अब मैं सबको पहचानने लग गई थी। Why are not you wearing chappals? अब वो उनसे पूछती है, किसको पहचानने लग गई थी? साहिब आलम और उसके दोस्तों को, जितने भी रैग पिकिंग करते थे। तो उनसे पूछती है, एक से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. और जिस वो एक बच्चे से पूछती है, वो कहते हैं मेरी मम्मी ने मुझे शेल्फ से नीचे ही नहीं लाके दिए। बेटा, ये शेल्फ क्या है? ये शेल्फ होगी एक ऐसी जगह जहां पर वो अपनी चप्पल रखते होंगे। तो कहते हैं मम्मी ने मुझे वहां से लाके नहीं दी। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब जो बच्चों की आदत होती है ना एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी, टांग खिंचाई करने की, तो इसी तरीके से अब दूसरा बच्चा क्या बोलता है? वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी ला भी देती ना तो भी ये फेंक देता है ना। और उस बच्चे ने, जो ये कमेंट कर रहा है, उस बच्चे ने अपने पैरों में, दोनों पैरों में अलग जूते पहने हैं। एक पैर में दूसरा है और एक पैर में कोई दूसरा पहना हुआ है, डिफरेंट है। हो सकता है कभी उसको रैग पिकिंग करते वक्त अलग अलग तरीके के शूज मिल गए हो कूड़े में और वो वही पहन लिए उसने। तो इस तरीके से ऐसे उसने शूज पहने हुए हैं। When I comment on it, आई कौन है यहाँ पर? अनीस जंग, नरेटर। वो कहती है जब मैंने उस पर कमेंट किया मतलब कमेंट किया होगा, इट मीन्स उसके शूज के बारे में पूछा होगा कि तुमने दोनों अलग अलग क्यों पहने हैं। He shuffles his feet and says nothing. अब शफल करना क्या होता है? एक दूसरे के पीछे कर लेना, मतलब पैर उसने एक दूसरे के पीछे कर लिया और उसको बोलने, उसने कुछ भी नहीं बोला। माइट भी वो एम्बेरेस हो गया, उसको शर्म आ गई हो। I want shoes, says a third boy. अब तीसरा बच्चा, लड़का जो होता है, वो क्या कहता है? मुझे शूज चाहिए। और इस बच्चे ने, who has never owned a pair all his life, इसको जिंदगी में कभी भी शूज ना ही पहनने को मिले, ना ही इसने कभी खरीदे हैं शूज। तो इसमें आपने देखा अनीस जंग ने पहले बच्चे से जब क्वेश्चन किया कि शूज क्यों नहीं पहनते, उसने बोला मेरी मम्मी ने शेल्फ से नीचे ला के नहीं दिया। दूसरे ने उसके ऊपर कमेंट करते हुए बोला अगर वो
ला भी देती तो ये फेंक देता, और तीसरे वाले बच्चे को शूज चाहिए थे जिसने कभी जिंदगी में शूज पहने ही नहीं है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. अब अनीस जंग क्या कहती हैं कि पूरे कंट्री में ट्रेवल करते हुए मैंने देखा है। आई कौन है? अनीस जंग। वो कहती है I have seen children, मैंने बच्चों को देखा है walking barefoot मतलब नंगे पांव चलते हुए, इन सिटीज शहरों में भी देखा है और विलेज की रोड्स पर भी देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे barefoot is one explanation। और वो इसके क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? वो देते हैं, ये नहीं कहते कि हमारे पास पैसे कम है, मनी नहीं है हमारे पास, मगर एक ट्रेडिशन, वो उसको परंपरा बताते हैं कि ये हमारा रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट रहते हैं, नंगे पांव ही रहते हैं। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब अनीस जंग सोचती हैं कि क्या सिर्फ एक यही एक्सक्यूज है अपनी पॉवर्टी, गरीबी को छुपाने का? कैसे गरीबी को छुपा रहे हैं? वो अपने इस चप्पल को ना पहनने को, अपने फुटवेयर ना पहनने को क्या नाम दे देते हैं कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है। और परपेचुअल क्या होता है बेटा? परपेचुअल स्टेट होती है बीइंग ऑलवेज पुअर, हमेशा गरीब रहना और गरीबी में जीना, पॉवर्टी। ठीक है, तो वो इस चीज को ये नहीं कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ मनी है, वो इसको इस बात से ढक देते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं कि हमारा तो नंगे पांव रहना एक ट्रेडिशन है। I remember a story a man from Udupi once told me। अब अनीस जंग को एक स्टोरी याद आती है, वो एक स्टोरी बताती है कि एक मैन थे, मतलब एक किसी उडीपी, उडीपी क्या है बेटा? ये एक जगह का नाम है, ठीक है। इस उडीपी से एक मैन की स्टोरी बताती है कि उसने एक बार मुझे बताया था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। तो वो क्या बताता है कि जब वो यंग बॉय था तो वो जिस रास्ते से जाता था वहां पर क्या पड़ता था? वहां पे टेम्पल पड़ता था, मतलब स्कूल जाने के रास्ते में जो है वो एक पुराना मंदिर था, जो उसी मंदिर में उसके जो फादर थे ना वो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। अब वो मंदिर के आगे थोड़ी देर के लिए, ब्रीफ मतलब क्या होता है? थोड़ी देर, तो वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के आगे रुकता था बाहर और प्रेयर करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मतलब उसको जूते चाहिए थे। Years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। अब यहाँ पर ऑथर अनीस जंग कहती है कि 30 years के बाद, 30 साल बाद, आई कौन है यहाँ पर? अनीस जंग। वो विजिट करती है किसके टाउन पे? हिज टाउन। वो जो यंग मैन था ना, जो बच्चा था जो प्रेयर करता था शूज के लिए, उसी के टाउन में, कौन सा टाउन है? उडीपी। एंड द टेम्पल, और उसी मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। एयर ऑफ डेसोलेशन का मतलब होता है जो जगह वीरान हो गई हो, अब वहां पे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जाती है, इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर अब नया पुजारी रहता है। There were red and white plastic chairs। तो बैकयार्ड में अब नया पुजारी रहता है वहां पर, और वहां पर रेड एंड व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हैं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। तो अब क्या देखती है वो कि एक यंग बॉय, ये यंग बॉय वो नहीं है जो अपने शूज के लिए प्रेयर करता था, अब 30 इयर्स के बाद एक और यंग बॉय है। वो ड्रेस कैसी उसने ड्रेस पहनी हुई है? ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसने सॉक्स और शूज भी पहने हुए हैं। अराइव्ड पैंटिंग, और वो कैसे आता है? हाफता हुआ। पैंटिंग का मतलब बेटा क्या होता है? जब सांस फूल जाती है और हम हाफने लगते हैं, उसको बोलते हैं पैंटिंग। और वो क्या करता है? अपना स्कूल बैग जो है फोल्डिंग बेड पे, मतलब फोल्डिंग पर अपना बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, अब उस बच्चे को देखते हुए, I remembered the prayer another boy has made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। अब उस बच्चे को देखकर अनीस जंग उसी बच्चे को याद करने लगती है, उसी लड़के को याद करने लगती है जिसने भगवान से, जो गॉडेस से प्रेयर करता था, देवी से, माता रानी से प्रेयर करता था
When he had finally got a pair of shoes, जब उसको शूज मिल जाते हैं, let me never lose them, कि अब मैं इन्हें कभी भी ना खोऊं, मतलब ये शूज हमेशा मेरे पास रहे। पहले पे प्रेयर करता था कि मुझे शूज मिल जाएं, और जब शूज मिल गए तो प्रेयर करता था कि अब मैं इन्हें कभी ना गुम करूं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी प्रेयर ग्रांट कर दी थी, मतलब उसकी इच्छा पूरी कर दी थी उसको शूज देकर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज। अब यहाँ पर ऑथर दोबारा कहती है कि यंग बॉयज जैसे पुजारी के बेटे ये भी अब क्या करते हैं, शूज वियर करते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। अब यहाँ कंपैरिजन करती है कि मगर मेरे जो नेबरहुड है उसमें रैग पिकर्स जो कूड़ा बीनने वाले हैं वो अभी भी शूलेस हैं, मतलब वो बेयरफुट रहते हैं, अभी भी नंगे पांव रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारी अनीस जंग है, ऑथर है, ये क्या कर रही है, कंपैरिजन कर रही है। किसमें कंपैरिजन कर रही है, जो शूज हैं, शूज ये किसका सिंबल है, ये है कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस, कंटिन्यूड प्रोग्रेस का सिंबल है ना, क्योंकि अब थोड़ी सी प्रोग्रेस आ गई है यहाँ पर। बट जो यहाँ पर शूलेस है ना, शूलेस है, वो सिंबल किसके हैं, पॉवर्टी के, गरीबी, अभी भी वो पॉवर्टी में है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। अब वो acquaintance क्या होता है बेटा, acquaintance होता है कोई जान पहचान वाला, मतलब किसी से आपकी जान पहचान तो है बट कोई आपके बहुत क्लोज नहीं है। जैसे मैं कहूँ she is my acquaintance but not my close friend, कि मतलब मेरी जान पहचान है उससे बट कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। तो जैसे इसके ये जो रैग पिकर्स थे इसके साथ इनकी जान पहचान हो चुकी थी बट कोई बहुत क्लोज नहीं थे, तो ये जान पहचान थी जो बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ उसकी, ये उसको ले गई सीमापुरी। अब ये उनके घर पहुंच जाती है, वहां पर सीमापुरी जिस एरिया में ये लोग रहते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। बेटा पेरिफेरी वही वर्ड है जो मैंने आपको भी बताया था, आउटस्कर्ट्स, ये इसी का सिनोनिम है, मतलब किसी भी शहर का बाहरी इलाका, ठीक है, या इसको एज भी बोल सकते हैं हम, ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मगर ये क्या कहता है कि ये जो सीमापुरी है, पेरिफेरी, दिल्ली के वैसे तो पेरिफेरी पर है, ठीक है, आउटस्कर्ट्स पे है, बट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मगर फिर भी मीलों दूर है। मीलों दूर कैसे है, मीलों दूर ऐसे है क्योंकि दिल्ली जो कैपिटल सिटी है हमारी कंट्री की, वो तो कितनी डेवलप्ड है, बट सीमापुरी कैसी है, अंडर डेवलप्ड सिटी, अंडर डेवलप्ड टाउन है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली बेटा क्या होता है, सिंबॉलिकली, मतलब सिंबॉलिकली देखा जाए तो वैसे तो उसी शहर का, दिल्ली का ही पार्ट है, उसी के आउटस्कर्ट्स पे है, बट बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। Those who live here are squatters। स्क्वेटर्स बेटा क्या होते हैं, स्क्वेटर्स होते हैं जो कहीं से भी आके किसी भी जमीन पर इलीगल कब्जा करके रहने लगते हैं, अपनी झोपड़ियां डाल लेते हैं, स्लम्स बना लेते हैं, बस्ती बसा लेते हैं, वहां पर रहने लगते हैं, मगर उनके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो इलीगल होता है। तो ये जो लोग हैं ना यहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में, ये कहां से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। 1971 में ये कहां से आ गए थे, बांग्लादेश से। क्यों आ गए थे, क्योंकि वहां पे जो स्टॉर्म्स, तूफान आए थे, उससे इनके घर और इनके फील्ड्स, इनके खेत जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये साहब की जो फैमिली है वो भी इनमें से एक है, ठीक है, मतलब वो भी स्क्वेटर्स हैं। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी जब क्या थी, एक विल्डरनेस, मतलब सुनसान जगह थी। वहां पर लोग क्या करते थे, देखो बेसिकली क्या होता है कि जो कूड़ा होता है ना वो ले जाके शहर के ऐसी किसी खाली जगह पे डंप कर दिया जाता है। तो सीमापुरी ऐसा ही इलाका था जहां पे शहर का सारा कूड़ा ले जाके डंप कर दिया जाता था, ठीक है। तो वाइल्डरनेस, खाली जगह थी। इट स्टिल इज, मगर आज भी ऐसी जगह है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी, मगर अब जो है खाली नहीं है, अभी भी यहाँ पर कूड़ा है, कूड़ा कचरा है, ऐसे ही है, बट अब खाली जगह ना रहकर अब ये भरी हुई है। अब यहाँ पर लोग रहने लग गए हैं, और कौन से लोग रहने लग गए हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, जो रैग पिकर्स हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin,
डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। अब अनीस जंग क्योंकि वो पहुंच चुकी है सीमापुरी, तो वहां पे बताती है इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मतलब वहां पे जो घर बने हुए थे वो कैसे बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे, विद रूफ्स ऑफ टिन्स, जिनके ऊपर छत, रूफ क्या होती है, छत, जिनकी छत कैसी थी, या तो टीन की छत थी या तारपोलिन। तारपोलिन क्या होती है बेटा, जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं जिनसे पानी अंदर नहीं आता, उसको बोलते हैं तारपोलिन, उसकी बनी हुई है उनकी छतें। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड का मतलब होता है बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज के रहित, तो वहां पर सीवेज सिस्टम भी नहीं है, पानी का निकलने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वहां पे सीवेज सिस्टम नहीं है, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम है, और रनिंग वाटर, ना ही पानी की किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है, मतलब ना ही सीवेज है, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही कोई रनिंग वाटर सिस्टम है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसे एरिया में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। मतलब यहाँ पर एक बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन बताई हुई है किनकी, इन रैग पिकर्स की, कि वो किस तरीके से बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में रह रहे हैं। They have lived here for more than 30 years, और वो 30 साल से ज्यादा से यहाँ सीमापुरी में रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनकी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, परमिट मतलब किसी भी परमिशन के बिना, ना ही इनके पास लीगली यहाँ रहने की परमिशन है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। मगर ये जो इनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड से क्या है, इनका वोटर लिस्ट पे, वोटिंग लिस्ट में इनका नाम है, और इनसे ये ग्रेन, अनाज जो है वो राशन ले सकते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इनके लिए फूड, जो खाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आइडेंटिटी से। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खाना, फूड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है, जब आप स्टार्व कर रहे होते हो ना, तो खाने के लिए खाना चाहिए, ना कि कोई आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees. अब जब अनीस जंग इनसे पूछती है, यहाँ पर जो लेडीज हैं किसमें है, टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड मतलब फटी हुई साड़ी में खड़ी हैं कुछ लेडीज, कुछ ग्रुप है लेडीज का। तो उनसे पूछती है कि तुमने इतना अपना सुंदर होमलैंड, जहाँ पे इतने हरे भरे खेत थे, जहाँ पर रिवर्स थी, वो छोड़कर तुम लोग यहाँ क्यों आ गए इतने कूड़े में। तो यहाँ पर ये लेडीज क्या जवाब देती है, कहती है अगर दिन के अंत में, मतलब रात को सोने पर, अगर हम अपने फैमिलीज को, अपने परिवार को भरपूर खाना खिला पाए, और हम बिस्तर पर, मतलब सोने से पहले, अगर हमारा पेट में दर्द ना हो, पेट में दर्द किससे ना हो, भूख से ना हो, मतलब हम बिना पेट दुखे अगर हम जा सके, मतलब भरे हुए पेट अच्छे से खाना खा के अगर हम सोने के लिए जा सके, तो हम, बेहतर है कि हम यहीं पे रहें। किसके कंपैरिजन में, कि उन फील्ड से, उन खेतों से जिन्होंने हमें कोई ग्रेन, कोई अनाज ही नहीं दिया, यानी हमें भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि जो उनका होमलैंड है, जहां पे बहुत सुंदर ग्रीन फील्ड्स हैं, जहां पे अच्छी सी रिवर्स हैं, मगर उनको वो जगह प्रेफर नहीं करते, वो सीमापुरी प्रेफर करते हैं, जो पूरा गंदगी से भरा हुआ इलाका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मेन रीजन ऑफ फूड। इट मीन्स हंगर जो है वो इनकी मिजरेबल कंडीशन बताती है यहाँ के लोगों की, जो सीमापुरी में रहते हैं, जो रैग पिकर्स हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. अब आगे अनीस जंग बताती हैं कि जहां पर भी इन्हें खाना मिलता है, ये क्या करते हैं, अपने टेंट्स वहां पर पिच करते हैं, यानी लगाते हैं, और वो उनके ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है बेटा टेम्परेरी, कि वो इनके टेम्परेरी घर बन जाते हैं, मीन्स इनको खाना चाहिए। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे भी बड़े होते हैं इसी माहौल में, बड़े होते हैं एनवायरमेंट में, और इनके पार्टनर्स बन जाते हैं इनके सर्वाइवल में। कैसे पार्टनर्स बन जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो ये भी इनके काम में इनकी हेल्प करने लगते हैं। और कौन सा काम करने लगते हैं, रैग पिकिंग का काम करने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी जैसे एरिया में सर्वाइवल का मतलब क्या है, रैग पिकिंग।
मतलब कूड़ा बीनना। अब बेटा इनके लिए कूड़ा बीनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रैक पिकिंग से इनको क्या मिलता है? उसको कूड़े को बेच के इनको पैसे मिलते हैं। कई बार आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि हमने इसका टाइटल था समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी। तो ये क्या करते हैं, इनको कभी कभी उसमें कोई सिक्का मिल जाता है, कभी कोई नोट मिल जाता है, कभी कोई यूजफुल आइटम मिल जाता है, जैसे कोई टॉय हो गया, खिलौना है, कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिल गया, कोई पुराना किसी का मोबाइल फोन जो फेंक दिया हो। तो जो प्रिविलेज लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके लिए तो कूड़ा क्या है? यूजलेस चीज है। बट इनके लिए वो मोर देन सर्वाइवल, इनके सर्वाइवल की चीज है, और उससे भी ज्यादा है बच्चों के लिए। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. और अब इतने सालों से क्योंकि ये रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि 30 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, तो इससे ये क्या, इनको एक स्किल एक्वायर हो गई है। प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट का मतलब है कि ये इस काम में स्किल्ड हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, मतलब एक्सपर्ट हो गए हैं इस रैक पिकिंग के काम में। ठीक है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए गार्बेज गोल्ड की तरह है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से क्वेश्चन आता है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्यों गोल्ड से कंपेयर किया है? क्योंकि इसके अंदर जो उनको मिलता है, कभी उनको मनी मिलती है, कभी टॉयज मिलते हैं, कभी यूजफुल आइटम्स कुछ मिलते हैं, इनको बेच के इनको क्या मिलता है? इनको पैसे मिलते हैं। तो ये इनके लिए गोल्ड की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ। और ये कैसे है इनके लिए? डेली ब्रेड की तरह। डेली ब्रेड का मतलब डेली का खाना, जिसे रैक को बेचकर, कूड़े को बेचकर ये डेली के लिए अपने लिए खाना ला सकते हैं। कई बार होता है कुछ मेटल की चीजें मिल जाती हैं, कुछ टिन की चीजें मिल जाती है, एल्यूमिनियम की मिल जाती है, लोग वायर्स को फेंक देते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, और उनसे क्या मिलता है? इनको पैसे मिलते हैं। तो इससे वो डेली का खाना खा पाते हैं। रूफ ओवर देयर हेड्स, इनके सिर पर छत, यानी इनको शेल्टर मिलता है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, चाहे इनकी छत टपकती क्यों ना हो, क्योंकि जो टीन के इनके रूफ है हमने पढ़ा, या तारपोलिन डाली हुई है इन्होंने, तो वो लीक भी तो हो सकते हैं, क्योंकि वो कंक्रीट की कोई पक्की छतें तो है नहीं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, मगर बच्चों के लिए ये और भी ज्यादा, ये उनके लिए एडवेंचर है, ट्रेजर। आज कूड़े में क्या निकलेगा? कई बार कूड़े में खिलौना भी निकल आता है इनके लिए, कई बार ऐसी चीजें निकल आती है, यूजफुल होती हैं, जिससे बच्चे खेल बना लेते हैं, खेलने लगते हैं। तो इनके लिए कूड़ा ही सब कुछ है। रैग पिकिंग से ही इनका घर चलता है, ये अपना खाना, इनके लिए फूड, सोर्स ऑफ मनी, शेल्टर, सब कुछ इनके लिए क्या है? रैग पिकिंग। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। अब साहिब क्या कहते हैं? उसकी आंखें चमक रही हैं, बिल्कुल शाइन कर रही हैं, और वो कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे एक रुपी मिल जाता है, मतलब एक सिक्का मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। एंड हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आईज जो है शाइन हो रही है, किससे हो रही है? होप, उम्मीद से चमक रही हैं। उसके लिए वो जॉय है, उसके लिए वो एक्साइटमेंट है। जब हमें कहीं पे कुछ पैसे मिल जाते हैं, इमेजिन करो आपको कहीं पे मम्मी के रखे हुए कुछ पैसे मिल गए, 10 रुपए 20 रुपए का नोट मिल गया, तो आप और सर्च करना शुरू कर देते हो। तो इसी तरीके से कूड़े में जब उसको 1 रुपया मिलता है, 10 रुपए का 10 का एक नोट मिल जाता है, तो वो उसके लिए भी क्या है? एक उम्मीद है, होप है, एक्साइटमेंट है, जॉय है, जो उसकी आईज जो है उनको देखकर शाइन कर जाती हैं, चमक जाती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. तो कहते हैं जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन, मतलब अगर चांदी का सिक्का मिल जाएगा गार्बेज में, इन अ हीप ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े के ढेर में, तो आप उसको स्क्राउंज करना, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है बेटा सर्चिंग। तो आप सर्च करना उसको छोड़ते नहीं हो, आपको लगता है और कुछ मिलेगा, उसको और ढूंढते हो। फॉर देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और उम्मीद हो जाती है कि और कुछ अच्छा मिलेगा इसमें। अब इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि ये जो गार्बेज, जो कूड़ा है ना, इसका मीनिंग बच्चों के लिए अलग है और पेरेंट्स के लिए अलग है। पेरेंट्स के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है इसका मीनिंग? बड़ों के लिए मीनिंग है सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर या सर्वाइवल, है ना। तो उनको कोई ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं है कि
इसके अंदर गार्बेज में से क्या निकलेगा? फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर का मतलब क्या होता है? उनके लिए तो ये एक जैसे मिस्ट्री बॉक्स है। रैप्ड इन वंडर मतलब मिस्ट्री बॉक्स है, या कह लो इनके लिए कोई ट्रेजर है, खजाना है, इनको लगता है कि आज क्या निकलेगा कूड़े में से, राइट? फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जो अभी हमने यहां पर पढ़ा है। तो बच्चों के लिए मिस्ट्री बॉक्स कैसे है? ट्रेजर है। आज कूड़ा निकला, उसके अंदर से देखते हैं कि आज क्या निकलेगा, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया। तो उनके लिए तो एक मिस्ट्री बॉक्स हुआ ना, कि कूड़े में से क्या निकलने वाला है, कोई खेलने की चीज निकलने वाली है, या कुछ खाने का मिलेगा, या कई बार कुछ शूज मिल जाते हैं, है ना, कुछ उनके लिए कपड़े कुछ फटे हुए उसके अंदर मिल जाते हैं। तो उनके लिए तो एक ट्रेजर है, खजाना है, मिस्ट्री बॉक्स है बच्चों के लिए। सो गार्बेज, इसका मतलब यहाँ पर एक तो पुअर, पॉवर्टी बताई गई है कि कितनी मिजरेबल कंडीशन है, कितनी गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी बताई हुई है। किसी जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए गार्बेज क्या है? एक यूजलेस चीज है, कूड़ा है, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, फेंक दिया। बट सेम गार्बेज दूसरे जो पुअर पीपल हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उनके लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, बच्चों के लिए मिस्ट्री बॉक्स है। जो बच्चे जिनके हाथों में बुक्स होनी चाहिए, जो स्कूल जाने चाहिए, जो खेलना चाहिए जिन्हें, वो क्या कर रहे हैं? वो रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं, और इस तरीके से अपनी जिंदगी को, अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, राइट? In the morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब एक विंटर मॉर्निंग, मतलब सर्दियों की मॉर्निंग की बात है। आई सी साहिब मतलब अनीस जंग ने साहिब को देखती है, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। उनके नेबरहुड पड़ोस में क्लब है जहां टेनिस खेला जाता है, उसके गेट पे खड़े हुए देखती है किसको? साहिब को। फेंस क्या होती है बेटा? बाड़ होती है, जैसे वुडन की या तो लकड़ी की या लोहे की जाल लगा दिया जाता है वहां पर, उसको सेपरेट करने के लिए, इनसाइड एरिया को आउटसाइड एरिया से सेपरेट करने के लिए। तो वो फेंस के बाहर से देख रहा होता है, किसको देख रहा है? टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट। दो यंग मैन कैसे हैं? वो व्हाइट कलर की इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, प्लेइंग टेनिस, और वो क्या खेल रहे हैं? टेनिस। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब वो क्या बोलता है यहाँ अनीस जंग को? वो कहता है आई लाइक द गेम, मुझे गेम बहुत अच्छी लगती है। ही हम्स, बेटा हम्स का मतलब क्या होता है? सॉफ्टली बोलना। जैसे कोई आपकी कोई बहुत ड्रीम, सपना है आपका, तो आप कहते हो ऐसे करके बोलते हो, तो उसको बोलते हैं हम्स। तो कंटेंट टू वॉच इट, कंटेंट का मतलब है हैप्पी, सेटिस्फाइड, और वो खुश है उसको बाहर से ही देखकर, मतलब फेंस के पीछे से ही वो ये मैच जो है वो टेनिस खेलते हुए देखकर वो खुश है। इट मीन्स देखो, जो ये फेंस है ना बेटा, ये फेंस जो है ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। फेंस किसको सेपरेट कर रहा है? अंदर कौन खेल रहे हैं? रिच खेल रहे हैं, और बाहर कौन है? पुअर है। अंदर वाले को के पास प्रिविलेज है, वो कंफर्ट है उनके पास। बाहर जो हमारा साहिब है वो क्या है? पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उसके पास ये लग्जरी नहीं है कि वो अंदर जाकर उनके साथ खेल सके। I go inside when no one is around, he admits। अब वो एडमिट करता है, वो कहता है कि मैं अंदर जाता हूं जब वहां पर कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो जो गेट कीपर है ना, वो गेटमैन के बारे में बताता है कि वो मुझे झूला झूलने देता है, लेट मी यूज द स्विंग। तो यहाँ पर गेटमैन की क्या दिखाई जाती है? क्वालिटी कौन सी है? काइंडनेस, कि वो भी एक काइंडनेस दिखाता है कि एक रैग पिकर को वो अलाउ कर देता है कि जब कोई नहीं होता वो अंदर आके झूला झूल सकता है। तो देखो, एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज है, बहुत आम सी बात है किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए झूला झूलना, मगर इसके लिए रैग पिकर जो साहिब है उसके लिए वो भी एक प्रिविलेज वाली बात है कि मैं झूला झूल सकता हूं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और वो कैसे हैं? डिस्कलर्ड। डिस्कलर्ड कैसे होते हैं? जो जिनका कलर फेड हो गया हो, उड़ा हुआ कर रंग हो बिल्कुल। और उसने आज क्या पहने हुए? टेनिस शूज पहने हुए हैं उसने, जो बहुत स्ट्रेंज लग रहे हैं, क्योंकि टेनिस शूज जो हैं उसके, वो उसके जो उसने ड्रेस पहनी है शर्ट और शॉर्ट्स, क्योंकि वो तो बहुत गंदे से कपड़े हैं, रंग उड़ा हुआ है, पुराने हैं, और उसके ऊपर उसने टेनिस शूज पहने हैं। अब वो मिले कहां से उसको?
Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब वो explain करते हुए अनीस जंग को एक explanation देते हुए कहता है कि मुझे ये किसी ने दिए हैं, ये shoes दिए हैं. क्यों दिए हैं? The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. क्योंकि एक rich boy है जिसने उनको डिस्कार्ड कर दिया. डिस्कार्ड का मतलब जो आपके यूज में चीज नहीं है उनको फेंक देना. ठीक है, उसको क्यों फेंक दिया, डिस्कार्ड क्यों कर दिया है उसको? क्योंकि उसने उसको पहनने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसके एक पैर में मतलब एक जूते में छेद हो गया था, होल हो गया था. तो इससे जो साहिब है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूते में छेद हो गया है. तो एक के लिए जो रिच है जिसके लिए ये सब एक वेस्टेज है, अगर छेद हो गया उसने फेंक दिया, मगर दूसरे के लिए वही एक लग्जरी है, वो उन्हीं शूज को पहन के देखो कितना खुश है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, जिसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है. This morning साहिब is on his way to the milk booth. अब एक और सुबह मॉर्निंग की बात हो रही है जब अनीस जंग साहिब आलम से मिलती है, तो वो कहती है इस सुबह क्या था, साहिब जो है वो मिल्क बूथ पर जा रहा था, रास्ते में था. अब कुछ डिफरेंट है इस बार. क्या डिफरेंट है? इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है. मतलब वो रैक पैकिंग जब करता था उसके हाथ में एक बोरा होता था, एक सैक होता था. अब वो नहीं है, उसके पास क्या है, स्टील कैनिस्टर है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. और वो क्या बोलता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, रोड के नीचे एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब वो इशारा करके बताता है कि वहां नीचे मैं टी स्टॉल पर अब काम करता हूँ. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे क्या मिलता है, 800 रुपए मिलते हैं, और मेरा फ्री मील्स मतलब सारा मुझे जो तीनों टाइम का खाना है वो भी फ्री में मिलता है. Does he like the job? I ask. अब वो उससे पूछती है, अनीस जंग जो ऑथर हैं वो साहिब से पूछती हैं कि क्या तुम्हें जॉब अपनी पसंद है? His face I see has lost the carefree look. और जो उसका फेस था उसने क्या किया, अनीस जंग कहती है कि मैंने देखा कि उसके फेस पे जो केयर फ्री लुक होती है, जो पहले बहुत खिला हुआ फेस होता था जिसको किसी चीज की परवाह नहीं होती थी, अब उसका फेस जो है वो उदास है. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. और वो जो स्टील का कनिस्टर है वो उसको बहुत हैवी लग रहा है. किससे हैवी लग रहा है? उसके प्लास्टिक बैग से जो वो अपने शोल्डर पे लटकाता था, जिसके अंदर वो रैग कूड़ा बीनता था. द बैग वॉज हिज, जबकि वो बैग जो था प्लास्टिक का बैग वो उसका अपना था, वो अपना साहिब खुद था, वो अपना मास्टर था क्योंकि उसका खुद का काम था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. मगर ये जो स्टील कैनिस्टर है ये किसको बिलोंग करता है? जो उस टी स्टॉल का मालिक है उससे वो बिलोंग करता है, मतलब उसका कनिस्तर है वो. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहिब अपना मास्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी और के अंडर अब काम करने लग गया है, वो उसका एम्प्लॉय हो गया है. पहले जब वो रैक पैकिंग का काम करता था तो वो अपना मास्टर खुद था, जहां से मर्जी कूड़ा उठाया, जब मर्जी चला गया. अब क्या है, अब वो किसी के अंडर काम करता है, उसको पूरा टाइम उसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, उसके अंदर काम करना है उसको, वो जितने उसको पैसे देगा वो उसको लेने हैं. फ्री मील्स जो उसको खाने में दिया जाएगा वही उसको खाना होगा. राइट. सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड. अब हम इस चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं फॉर आवर एग्जाम्स. देखिए, चैप्टर की मेन थीम है लॉस्ट चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. मतलब बच्चों का, जिस जो चैप्टर का नाम है ना लॉस्ट स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है वो क्या है, चाइल्डहुड. और किसकी वजह से बच्चों का बचपन जो है वो खो गया है उनका? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से. तो ये इस चैप्टर की मेन थीम है. अब उसके बाद याद कर लो साहिब आलम के बारे में. साहिब आलम कौन था? पुअर रैक पिकर था, बॉय लिविंग इन सीमापुरी. कहाँ रहता था? सीमापुरी में रहता था. कहाँ से आए थे? ढाका, बांग्लादेश से आए थे. कब आए थे? 1971 में आए थे. 1971 में ढाका से आए थे. और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश.
ठीक है, उसका नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो बिल्कुल आयरॉनिकली अपोजिट है, क्योंकि बट ही ओन्स नथिंग, क्योंकि वो साहिब आलम है, लॉर्ड है इस यूनिवर्स का, मगर उसके पास कुछ भी नहीं है। शोज पॉवर्टी, इनोसेंस एंड हेल्पलेसनेस, क्या दिखाता है, पॉवर्टी को दिखाता है ये, इनोसेंस दिखाता है कि कितना मासूम है, एंड हेल्पलेसनेस की चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये सीमापुरी का जो एरिया है वो कहाँ है, वो क्या है, एक स्लम एरिया है, ठीक है, झुग्गी बस्तियों वाला एरिया है, जहां पुअर रैग पिकर फैमिलीज रहती हैं। और सीमापुरी किसका सिंबल है, मिजरी, दुख, पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, गार्बेज भी रिच और पुअर लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। रिच लोगों के लिए क्या है, ये एक यूजलेस सा वेस्ट है, और जो पुअर हैं, जो रैग पिकर्स हैं खास तौर से, है ना, इन लोगों के लिए कैसे है ये, इनका सोर्स ऑफ इनकम है। इट इज लाइक गोल्ड। गोल्ड क्यों है, क्योंकि वैल्यूएबल है ना, और इनके सर्वाइवल का तरीका है, वे ऑफ सर्वाइवल बोल सकते हो इसको, इसलिए गोल्ड की तरह है। और बच्चों के लिए कैसा है, मिस्ट्री बॉक्स या ट्रेजर की तरह है, किसके लिए, बच्चों के लिए। अब जो इसका टाइटल था, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इसका मीनिंग क्या है, इससे पता चलता है कि कैसे एक सिंगल रुपी, एक रुपया भी जो है वो कैसे साहिब के जैसे बहुत सारे रैग पिकर्स जो बच्चे हैं गरीब, उनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉर्मल चिल्ड्रन एंड साहिब आलम। नॉर्मल यानी जिसको हम प्रिविलेज्ड भी बोल सकते हैं। प्रिविलेज्ड जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, ड्रीम अबाउट द फ्यूचर, है ना, उनको उनके पास पूरा कंफर्ट जोन होता है, उनको हर चीज अवेलेबल हो जाती है ना, कंफर्ट जोन में रहते हैं। और यहाँ जो साहिब आलम है ये क्या करता है, कलेक्ट करता है गार्बेज, मतलब रैग पिकर है, वर्क्स फ्रॉम अ यंग एज से कमाने लगता है, हैज लॉस्ट चाइल्डहुड, इसका जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो गया है, इसलिए हम इसको, इसका जो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसलिए ये बहुत मीनिंगफुल है। इसका जो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्यों मीनिंगफुल है, क्योंकि बच्चों, साहिब आलम जैसे बच्चों का जो बचपन है वो खो गया है कहीं, ठीक है। बेयरफुट रहता है, नंगे पांव रहता है, क्या बताता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी बताता है उसकी, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, ये हम लोगों की बेसिक नेसेसिटीज है वो भी नहीं है, मतलब इसके पास पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं है। और सोशल निग्लेक्ट, सोशली भी ऐसे लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है। अब इसके अलावा आप नेक्स्ट याद कर सकते हैं सीमापुरी में लाइफ कैसी थी, आपको वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो उनकी हट्स थी वो मड की बनी हुई है, रूफ जो है, छतें वो टिन की है या तारपुलिन जो है उन पे डली हुई है, और जो उसमें ना ही प्रॉपर सीवेज है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना रनिंग वाटर है वहां पर। तो जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरेबल है वहां पर, राइट। सब कूड़ा ही कूड़ा है हर जगह। 10,000 रैग पिकर्स जो फैमिलीज हैं वहां पर रहती हैं। तो ये सारा इस चैप्टर का ओवरव्यू है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, वर्ड मीनिंग्स चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए PDF, मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।